नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी आग की कहानी में चलते हैं जो एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 3 महीने तक जलती रही। लेकिन ये आग किसी लकड़ी या इमारत को नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता के सोचने के तरीके को जला रही थी। ये कहानी है नालंदा की राख की। बात है साल 1193 की। आज के बिहार की जमीन पर एक आग भड़की, लेकिन ये कोई मामूली आग नहीं थी। सोचिए, ये आग एक दो दिन नहीं बल्कि लगातार पूरे 3 महीने तक जलती रही। पूरे 3 महीने। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या था जो जल रहा था, जो बुझने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्योंकि जो जल रहा था वो कोई घर या जंगल नहीं था। वो थी दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के खजानों में से एक की लाइब्रेरी। ये था नालंदा विश्वविद्यालय। तो आखिर ये नालंदा था क्या? मतलब ऐसा क्या खास था इसमें कि इसे इतनी बेरहमी से तबाह किया गया? चलिए, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, करीब 5वीं सदी में। नालंदा, देखिए, ये सिर्फ कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। आप इसे प्राचीन दुनिया का हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, MIT सब कुछ एक साथ समझ लीजिए। सोचिए, 5वीं सदी में यहाँ 10,000 से ज्यादा छात्र थे और 2,000 से ज्यादा शिक्षक। और ये लोग सिर्फ भारत से नहीं थे। चीन, कोरिया, जापान, फारस, यहाँ तक कि ग्रीस से भी लोग यहाँ ज्ञान की तलाश में आते थे। और यहाँ पढ़ाया क्या जाता था? अरे भाई, सब कुछ, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन से लेकर लॉजिक, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स तक। कमाल की बात तो यह है कि उस दौर में एटॉमिक थ्योरी और साइकोलॉजी जैसे एडवांस्ड विषयों पर भी यहाँ डिबेट होती थी। ये सचमुच ज्ञान की एक अपनी ही दुनिया थी। तो फिर सवाल ये है कि इतने बड़े ज्ञान के केंद्र को किसने और क्यों तबाह किया? खैर, इतिहास हमें एक नाम तो बताता है। कहानी कुछ यूं है कि तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया। कहा जाता है कि उसने भिक्षुओं से पूछा, ये कोई किला है क्या? और जब उसे बताया गया कि ये तो ज्ञान का केंद्र है, एक यूनिवर्सिटी है, तो उसने बस एक ही हुक्म दिया, इसे जला दो। और बस ये एक लाइन हमें उस तबाही का अंदाजा देती है। 3 महीने, सोचिए, 3 महीने तक किताबें जलती रहीं। ये सिर्फ कागज नहीं जल रहे थे, ये पीढ़ियों की मेहनत, उनकी सोच, उनका ज्ञान धुएं में मिल रहा था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक हमलावर का गुस्सा था या इसके पीछे कोई गहरी वजह थी? यहीं से ना असली कहानी शुरू होती है। देखिए, ये हमला सिर्फ लूटपाट या इमारतों को गिराने के लिए नहीं था। असल निशाना तो कुछ और था। निशाना था सोच पर, विचार पर। यहाँ असल में 2 अलग-अलग दुनियाओं की सोच का टकराव हो रहा था। एक तरफ था नालंदा, जो कहता था कि हुक्म मानने से ज्यादा जरूरी ज्ञान है, अंधविश्वास से बड़ा तर्क है और हर चीज पर सवाल उठाना जरूरी है। और दूसरी तरफ थी वो विचारधारा जिसे आजाद सोच से डर लगता था, जो बहस नहीं सिर्फ हुक्म चलाना जानती थी। और जाहिर है, ये 2 विचारधाराएं एक साथ नहीं रह सकती थी। तो असली वजह ये थी, नालंदा को तबाह करना सिर्फ एक इमारत को गिराना नहीं था। ये भारत की बौद्धिक रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की एक सोची समझी कोशिश थी। क्योंकि ये बात तो सब जानते हैं कि एक ऐसा समाज जो सोचना और सवाल करना जानता है, उस पर हुकूमत करना हमेशा मुश्किल होता है। लेकिन सोच पर यह हमला यहीं खत्म नहीं हुआ। सदियों बाद ये एक दूसरे रूप में वापस आया, और शायद इस बार और भी ज्यादा चालाकी से। जो पहला हमला था वो तलवारों और आग से किया गया था। उसका मकसद था फिजिकल नॉलेज, यानी किताबों और ग्रंथों को खत्म करना। लेकिन दूसरा हमला वो कलम और पॉलिसी से किया गया, और इसका निशाना था हमारा मानसिक आत्मविश्वास। ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा का मकसद बिल्कुल साफ था। उन्होंने धीरे धीरे हमारे सिलेबस से भारतीय ज्ञान प्रणालियों को हटा दिया। हमारे ही विज्ञान को पिछड़ा हुआ या आदिम कहा जाने लगा, और पूरी एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बना दिया गया कि वो इनोवेटर्स या विचारक पैदा ही ना करे, बल्कि ऐसे क्लर्क और एडमिनिस्ट्रेटर बनाए जो बस चुपचाप सिस्टम को चलाते रहे। और ये कोई छिपी हुई बात नहीं थी। लॉर्ड मैकाले का ये मशहूर कोटेशन इसे बिल्कुल साफ कर देता है। ये एक तरह का मेंटल कॉलोनाइजेशन था, जिसका असर आज भी हम महसूस करते हैं। तो इन दोनों हमलों का जो सदियों के फासले पर हुए, उनका लॉन्ग टर्म असर क्या हुआ? ये असर सिर्फ जली हुई किताबों से कहीं ज्यादा गहरा था। इसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। पीढ़ियों के बीच ज्ञान का एक बहुत बड़ा गैप आ गया। न जाने कितने ही ओरिजिनल टेक्स्ट हमेशा के लिए खो गए। हम अपनी शिक्षा के लिए विदेशी मॉडलों पर निर्भर हो गए, और सबसे खतरनाक, हमारे अंदर एक सिविलाइजेशनल इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया। ये सोच के हमारा अपना ज्ञान, हमारी अपनी विरासत किसी काम की नहीं है।
और यहीं पर हमें इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास समझ में आता है। नालंदा को इसलिए नहीं जलाया गया कि वो कमजोर था, नहीं, नालंदा को इसलिए तबाह किया गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा मजबूत था। उसका ज्ञान, उसकी तर्क करने की परंपरा इतनी शक्तिशाली थी कि वो उस वक्त की सत्ता के लिए एक सीधा खतरा बन गई थी। तो अब इस पूरी कहानी के आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, अगर नालंदा बच गया होता, अगर वो ज्ञान का केंद्र सदियों तक ऐसे ही फलता फूलता रहता, तो क्या आज भारत और शायद पूरी दुनिया वैसी ही होती जैसी आज है, या कुछ बिल्कुल अलग होती? तो अंत में शायद सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि नालंदा को नष्ट कर दिया गया। असली त्रासदी, असली साजिश तो ये है कि हमने ये पूछना ही बंद कर दिया कि उसे क्यों नष्ट किया गया। क्योंकि जिस दिन हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं, वही ज्ञान पर सबसे बड़ा और आखिरी हमला होता है।